हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी। पर हम बात जो कर रहे थे वो भाग 3 संविधान के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी सारी की सारी ले ली। अब बात है पर्टिकुलर एक ही अधिकार को पढ़ने की। तो इस वीडियो में हम पहला जो अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं समानता के अधिकार। ये 5 हैं, 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक ये लिए गए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले समानता के अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम अधिकारों को क्या करते हैं कि डिटेल की जगह पहले अनुच्छेद वाले ले लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो समानता का अधिकार है, समानता का या समानता के लिख सकते हो आप, के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं जो संविधान में वर्णित किए गए। कौन कौन से हैं? ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, 15 की हम बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें और 18 की, ये 5 अनुच्छेदों में पूरे के पूरे समानता की बात करी हुई है। सबसे पहले जो है विधि के समक्ष समता की बात करी हुई है। विधि के समक्ष समता या समानता की बात करी हुई है ना यहां पे, और हमें अधिकार दिया है 15वें में RRCSP कहा जाता है इसको। RRCSP, आर मतलब धर्म, रिलीजन जिसको बोला जाता है, वंश, रेस, कास्ट यानी जाति, एस मतलब बता जल्दी, लिंग, सेक्स, और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। सो इन 5 आधारों पर क्या है, भेदभाव का त्याग करा गया है। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है अवसर की समानता प्रदान करता है। किसकी? अवसर की समानता। 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अस्पृश्यता का अंत करवाने की बात करता है, और 18वां जो है उपाधियों का अंत करवाता है। उपाधियों का अंत। ठीक है। इन सभी प्रकार से समानता लाने की कोशिश भारतीय संविधान में की गई है। तो क्या क्या है ये, कैसे कैसे हैं, एक एक पे हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में सब बराबर है, कानून सबके लिए समान होना चाहिए और विधि का संरक्षण होना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं 15वें भाग में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसी से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। सो इन 5 आधारों की बात करी है, इनके आधार पर कोई भेदभाव भारत में नहीं किया जाएगा। भेदभाव खत्म करना है तभी तो समानता आएगी ना भाई, है ना। फिर अवसर की समानता की बात करी गई है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि समान लाया जा सके। अस्पृश्यता का अंत मतलब भेदभाव, जो छुआछूत हुआ करता था, ऊंच नीच चलता था, उसको दूर कर देंगे। और उपाधियां जो बड़े लोगों को मिलती थी, जिससे ऊंचा, बड़ा, छोटा ये समझ में आता था कि यार तो बड़ी उपाधि सी लगाए हैं, बड़े व्यक्ति होंगे, तो वो भी ऊंच नीच खत्म, इस प्रकार से भी करने का प्रयास किया गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विधि के समक्ष समता की हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 की बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 14 जो कह रहा है राज्य विधि के समक्ष समता या समानता या विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। यहां राज्य का मतलब शासन की बात चल रही है, याद रखिए। राज्य मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस टाइप के राज्य नहीं है। संविधान में राज्य का वर्णन मैक्सिमम जगह जहां भी होगा वो केंद्र के स्वरूप, है ना, मतलब पूरे भारत के स्वरूप लिया जाएगा। बाकी तो समय पड़ने पर जगह जगह पर राज्य की परिभाषा इसीलिए 12वें अनुच्छेद में दी गई है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो संसद। कौन सी संसद? वही संसद जो उच्च सदन, निम्न सदन, केंद्रीय संसद। फिर राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, अन्य जो न्यायाधिकरण है वो, और फिर जो अधीनस्थ वाले ग्राम पंचायत इत्यादि, वो सभी राज्य की श्रेणी में आएंगे, ये राज्य कहलाएगा। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है समझ रहे हैं? तो वो राज्य विधि का समानता करेंगे, विधि के समक्ष कानून के समान समानता होगी और विधि का समान संरक्षण प्रदान करेंगे हर एक व्यक्ति को। ऐसी चीज दी है। अब क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले लिखा है कि विधि के समक्ष समानता
जो है वो कहां से लिया है हमने? ब्रिटिश संविधान से लिया है। विधि के समान, ये विधि की समानता की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। सो वो कहां से लिया हमने? ब्रिटिश संविधान से लिया हुआ है। यह नकारात्मक अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है। नकारात्मक मतलब कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। भाई आपने पढ़ा होगा जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास में आपने देखा होगा, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो या गौरवपूर्ण क्रांति हो ब्रिटेन की, उसमें समानता की बातों को ज्यादा उजागर किया हुआ है। तो जो यूरोपीय देश हैं या पश्चिमी देश जिनको हम कहते हैं, भाई ये लोग क्या है, ये शुरू से ही विशेषाधिकारों का खंडन किया करते थे, क्योंकि उनने पहले ही इन सारी चीजों को हटा दिया। तो वो यही चाहते हैं कि भैया भेदभाव तो होने नहीं चाहिए, सब जगह बराबरी हो और विशेष अधिकार किसी को नहीं मिले, क्योंकि जो मेहनत करे उसे मिल जाएंगे और जो जबरदस्ती पे जिन्हें मिल रहे हैं वो मेहनत करते नहीं है। तो बराबरी होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको नकारात्मकता कहा गया है, नकारात्मक अधिकार कहा गया है, जो विशेषाधिकारों को नकारता है ना। ये नहीं कह रहा है कि विशेषाधिकार अच्छी चीज है, नकार इसीलिए रहा है कि खराब चीज है, तो नकारात्मक इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, इनको नकारता है और इसी अधिकार को विधि का शासन कहा जाता है। कानून के हिसाब से सब बराबर होने चाहिए, ये इनका मानना है। और ये हमने कहां से लिया? ब्रिटिश संविधान से लिया हुआ। विधि के शासन का तात्पर्य क्या है कि देश का जो प्रशासन है, जो शासन करने वाला वर्ग है, देश का जो शासन चला रहे हैं, शासन करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? विधि के अनुसार। कानून जो है, कानून क्या है? वो हमारा संविधान है भैया, कानून है ना। सर्वोच्च कानून तो भारतीय संविधान है और संविधान में जो वर्णित है उसी को विधि हम कह रहे हैं, और विधि के अनुसार ही शासन चलाना होगा। किसको चलाना होगा? जो शासन चलाने वाले हमारे शासक वर्ग। ठीक है भाई, सो उसको विधि के अनुसार चलाना है, ना कि व्यक्तियों की इच्छा अनुसार। मतलब शासक वर्ग कोई भी है, उसकी इच्छा हुई कि एक काम करते हैं, अपन ऐसा कर लेते हैं जो कानून के खिलाफ है, विधि के हिसाब से है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है भैया। शासन नियमित विधि की सर्वोच्चता ऐच्छिक शक्तियों पर स्थापित करता है। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता ही तो है, उसको इच्छाओं पे स्थापित करता है। मतलब इच्छा से नहीं करना है, कैसे कर रहे हैं? सर्वोच्चता के आधार पर, जो कानून में लिखा है वही करना है, अपनी इच्छा पे कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, चलिए, यह देश के शासन में विधि की प्रभुता, प्रभुता मतलब सर्वोच्चता, वही बात है, स्थापित करता है और देश की सरकार को विधि से बांध देता है। किससे बांध देता है? विधि से, कानून से बांध देता है कि आपको कानून के हिसाब से चलना होगा। विधि के शासन को डायसी, डायसी व्यक्ति विशेष से इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। उनके अनुसार क्या है भैया? कोई भी व्यक्ति तब तक शारीरिक आर्थिक रूप से दंडित नहीं होगा, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से दंडित नहीं होगा कोई भी व्यक्ति। कब तक नहीं होगा? जब तक वो व्यक्ति विधि का उल्लंघन ना करे। मतलब अगर कोई गलत काम नहीं करेगा तो उसको आप दंड नहीं दोगे। नहीं तो पहले के लोग ऊंच नीच वाले ऐसे होते थे कि भैया कोई शासक वर्ग है, मतलब शासक वर्ग मतलब उच्च जाति के, उच्च जाति के लोग हैं, और निम्न जाति का कोई लोग दिख भी गया, परछाई भी पड़ गई, तो उसको मारने पीटने लग जाते थे। तो ये कोई बात हुई क्या भाई? हुई क्या बात? बिल्कुल नहीं बात हुई। तो ये बराबरी की बात करने की बात करिए, तो किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करोगे। कब तक? जब तक वो कानून से काम कर रहा है, कानून की उपेक्षा करेगा, विधि के खिलाफ काम करेगा, तो ही आप उसको दंडित करेंगे। यह उल्लंघन जो है सामान्य न्यायालय में सामान्य रूप से सिद्ध होना भी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आपने कहा कि ऐसा करा है तो करा है, जब तक न्यायालय में वो सिद्ध ना हो जाए तब तक दोषी नहीं कहलाएगा कोई भी व्यक्ति। समझ में आ रही है? चलिए, सभी व्यक्ति किसी विभेद के देश के सामान्य कानूनों और न्यायालय से शासित होंगे। कौन? कोई भी देश के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं तो वो देश के कानून से ही शासित होंगे। मतलब कानून के हिसाब से ही उनपे काम किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उच्च नीच, मतलब अमीर गरीब, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। अगर वो देश के अंदर है, देश का नागरिक है, तो उस पर देसी कानून चलेगा, विधि के हिसाब से काम होगा। संविधान देश के सामान्य कानूनों का परिणाम है, यानी संविधान के हिसाब से ही, यही तो परिणाम है कानूनों का। चलिए, यह जो चौथा नियम है, चौथा नियम मतलब ये वाला, संविधान देश के सामान्य कानूनों का परिणाम है। चौथा नियम भारत में परिवर्तित रूप से लागू हो। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा विधायिका द्वारा निर्मित सभी कानून संविधान के अनुरूप होने पर ही वैध माने जाएंगे। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था पिछले वीडियो में कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वीक्षण करने की या पुनरीक्षण करने की, साथ ही साथ क्या करेगी?
संविधान में किसको, सर्वोच्च न्यायालय को ही सर्वोच्चता दी गई है। किस चीज को, संविधान को देखरेख करने की। कोई भी कानून बनता है इसलिए तो उसको तीसरा सदन कहा जाता है ना। तो वही सब देखरेख करेगा और ये विधि का शासन लागू करवाने का काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से विधि का जो शासन है उसका क्या महत्व है, तो महत्व यह है कि विधि का शासन लागू होने पर ही व्यक्ति कानून है और कानून ही शासन की स्थिति है। ऐसी स्थिति आ जाती है। मतलब ये कानून किसने बनाया है, व्यक्ति ने ही बनाया है ना। और जो कानून है वही तो शासन है। वो नहीं बाहुबली मूवी देखी है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो वो वचन कौन दे रहा है, वो व्यक्ति दे रहा है ना, लेकिन वो मुंह से नहीं। यहाँ अपने यहाँ कानून लिखित है और लिखित कानून के ही द्वारा जो विधि है उसी पे शासन चलाना जरूरी होता है। ये विधि बनाई लोगों ने ही है, तो बात वही हो जाती है कि व्यक्ति ही कानून है और कानून ही है शासन। वाह वाह। विधि का शासन जनतंत्र संचालन हेतु बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई यहाँ पे। और सर्वोच्च न्यायालय इसे समस्त संविधान में उपस्थित बताता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 2 जो दिए गए हैं 32 और 226, ये 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए है, लेकिन ये 226 केवल हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, ये क्या करेंगे, विधि के शासन को स्थापित करने का काम करते हैं। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए इसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं विधि के शासन के। क्या क्या अपवाद है, 3 अपवाद है संविधान के अनुसार और कुछ संविधान के अलावा भी अपवाद है। तो 3 अपवाद जो संविधान के हिसाब से हैं तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति महोदय ने कोई कानून पारित करवा दिया अपने साइन करके, उनके साइन के बाद ही कानून पारित होता है, या फिर राज्यों में राज्यपाल महोदय के साइन के बाद ही कानून पारित होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ गलत कानून बनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय ये नहीं कहोगे कि महोदय आपने साइन कर दिए, आपकी गलती मानी जाएगी। तो उन्हें क्या है, उनकी गलती नहीं मानी जाती, ये अपवाद है। साथ ही साथ कोई भी आपराधिक न्यायिक कार्यवाही राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान ना तो शुरू होगी न ही जारी रहेगी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और कोई राज्यपाल है तो उस व्यक्ति पे कोई भी केस नहीं हो सकता, ना ही उस केस की सुनवाई होगी, ना ही कुछ होगा। कब तक, जब तक वो उस पद पर आसीन है, क्योंकि सर्वोच्च पद है वो, है ना। सो उस व्यक्ति के लिए ऐसा रखा है। ये अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही उन्हें 2 मास का अग्रिम नोटिस दिए बिना प्रारंभ भी नहीं की जा सकती। ये संविधान में 3 अपवाद वर्णित है, जो किसके लिए है, हमारे राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य प्रमुख राज्यपाल के लिए। ठीक है। इसके अलावा संविधान के अलावा भी जो अपवाद है वो ये है कि भ्रमणकारी राष्ट्राध्यक्ष का मतलब ये है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष भारत में भ्रमण करने अगर आए हैं तो उनको क्या बोलेंगे, भ्रमणकारी राष्ट्राध्यक्ष। राजनयिक जो और कर्मचारी है ना, जो दूसरे देश से आए हैं तो वो विधि के शासन से परे होंगे। मतलब उनको विधि के हिसाब से काम नहीं करना होगा, जनरली ऐसा है। विधि के समान संरक्षण की बात जो कानून में कही हुई है, इस आर्टिकल में कही हुई है, उसकी अगर बात करें सो देखो, विधि का शासन जो था वो हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन विधि का समान संरक्षण ये क्या है, ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है। अब भाई समस्या यही तो थी कि भारत में 200 सालों से अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो हमें उनकी शासन विधि जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी, तो मैक्सिमम चीजें हमने क्या है ब्रिटेन से ले ली, लेकिन कुछ चीजें हमें अमेरिका की भी अच्छी लग रही थी। सो हम क्या करते, लालच तो आ ही रहा था ना, लालच आह लपलप, तो हमने उधर से भी कुछ चीजें ले ली और इसी कारण हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया है। हालांकि अच्छा भी है, भारत की दशा के हिसाब से ये बहुत अच्छा संविधान है। ठीक है। सो विधि का समान संरक्षण जो है अमेरिकी संविधान से हमने लिया है और यह सकारात्मक शब्द है। जो विधि का संरक्षण है, समान संरक्षण, ये सकारात्मक है और विधि का शासन नकारात्मक है, जो ब्रिटेन से लिया हुआ। तो सकारात्मक क्या है कि व्यक्ति जो समान परिस्थितियों में पाए जाते हैं, कोई भी 4 व्यक्ति हैं जो एक ही परिस्थिति में हैं, उनको विधि का समान संरक्षण मिलेगा। ये नहीं होगा कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम कैसे हो, तुम छोटे हो, तुम लंबे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो समान
रूप से पाए जा रहे हैं, समान कंडीशन में पाए जा रहे हैं, तो उन पे कानून भी समान ही लागू होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अच्छी बात है। परंतु असमान समानता स्थापित करना अथवा समानों में असमानता स्थापित करना भी इसका अर्थ नहीं है। मतलब ये है कि हम चार लोगों की बराबर परिस्थिति के हिसाब से तो समान कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि समान लोग हैं उसमें असमान कानून लागू कर रहे हैं और असमान लोग हैं उनमें समान कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह समानों में समानता स्थापित करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। किसका? विधि का समान संरक्षण। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अमेरिका से ये शब्द लिया है क्या कि समान संरक्षण। किसका? कानून का। अब कानून का समान संरक्षण किस कंडीशन में लागू होगा? ऐसी कंडीशन में लागू होगा जब चार लोग एक समान स्थिति में हैं, तो ही वो समान कानून लागू होगा। ऐसा ना हो कि वो एक समान स्थिति में ना हो तो आप समान कानून लगा रहे हो, या एक समान स्थिति में हो और असमान कानून लगा रहे हो। ठीक है कि नहीं है? समझ आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? आरआरसीएसपी मतलब वो 5 प्रकार के जो आधार है उनमें हमें क्या करना है? उनमें भेदभाव नहीं करना है। कौन कौन से हैं? तो नागरिकों के मध्य मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और उनका जो जन्म स्थान है, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं करा जाएगा। कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब उनमें ऊंच नीच वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो क्लॉज है, पहला क्लॉज जो है 15 का सब क्लॉज जिसको कहा जाता है, राज्य अपने नागरिकों के मध्य में मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, सेम टू सेम। किंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। अन्य आधार कौन कौन से हो सकते हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरे सब क्लॉज में बताया है कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने का अधिकार होगा। पहले के समय में ऊंच नीच होती थी तो दलित वर्ग को पानी भरने नहीं पहुंचा रहे, कुएं हुए तालाब इत्यादि का यूज करने नहीं दिया जाता है। अलग मंदिर मस्जिद होते थे, उनकी सारी चीजें अलग चलती थी। ये बड़ा खराब काम था। तो भैया इनने का नहीं, इस आधार पे भी क्या है? सार्वजनिक स्थलों पे पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे, तो सबको अधिकार होगा। जैसे कि भोजनालय हो गए, सिनेमा घर हो गए, कुएं हो गए, मंदिर इत्यादि हो गए, इनमें उन्हें मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। जहां पहला अनुच्छेद मतलब ये वाला पहला सब क्लॉज केवल राज्य के विरुद्ध लागू हुआ करता था, यह सामान्य नागरिकों के विरुद्ध भी लागू होता है। कौन सा? दूसरा वाला, सामान्य नागरिकों के। यह अनुच्छेद छुआछूत के विरुद्ध प्रभावी उपाय है। इसके बाद तीसरा सब क्लॉज जो कह रहा है वो इस अनुच्छेद में जो कोई भी उपबंध है राज्यों को स्त्रियों बच्चों हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां राज्य का मतलब पर्टिकुलर राज्य ही है कि अगर मान लीजिए कि इसमें कोई उपबंध है तो हम अलग से स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ नया चाहते हैं, जैसे स्त्रियों को आरक्षण देना चाह रहे हैं, स्त्रियों के लिए बराबर सीटें करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें बच्चों के लिए स्पेशल कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये रोकेगा नहीं उसको। ठीक है, चौथा जो है इसमें पहला संशोधन करने से इसको प्रभावी किया गया था। इसमें 15 अनुच्छेद में जो विद्यमान उपबंध है राज्य को अब यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोकेगा। यहाँ पे तीसरे वाले में स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा, और चौथे वाले में क्या करेगा? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ नए उपाय करने से नहीं रोकेगा कोई भी राज्य, मतलब केंद्र की बात यहाँ पे चल रही। 16वां अनुच्छेद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, सो यहाँ पे अवसर की समानता की बात करी। जन समायोजन में अवसर की समानता ये किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। दूसरा जो इसका सब क्लॉज है, कोई भी नागरिक जन समायोजन हेतु पूर्व वर्णित उपायों के साथ उत्पत्ति निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 15वें अनुच्छेद में बताया था ना कि चाहे उसका जन्म स्थान अलग हो या फिर वो किस प्रकार से उत्पत्ति यानी वंश वाला, इसके आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। किसमें? अवसरों में। मतलब अवसर मतलब नौकरी की बात चल रही है भाई साहब यहाँ पे साफ सुथरे अक्षरों में। ठीक है, तीसरा जो है ये विशेष परिस्थितियों में निवास स्थान को नियुक्ति हेतु एक विशेष योग्यता माना जा सकता है। मान लीजिए किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसी भी नौकरी की अगर हम बात करें, जो सरकारी नौकरी है उसमें ये क्लॉज जोड़ सकती है कि हम
नागरिकों को, कौन से नागरिकों को, जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम वरीयता देंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते आपके अन्य कोई भी लागू इस चीज को अप्लाई ही नहीं कर सकता, बाकी के और अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति इसको अप्लाई नहीं कर सकता, ये मना नहीं करोगे आप ये कह दो कि भाई हम मध्य प्रदेश के नागरिकों को वरीयता देंगे, बाकी और सब करो अप्लाई, लेकिन उनको जनरल की कैटेगरी में फिर रख के ये सारी चीज देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से तो अफसर की समानता और रिजर्वेशन वाली चीजें आती हैं 16वें अधिकार से, ठीक है। तो इसको नियुक्ति हेतु विशेष योग्यता माना जा सकता है और निवास स्थान संबंधी कानून केवल संसद में ही निर्मित होंगे या संसद ही इसको निर्मित कर सकते। चौथे क्लॉज में क्या है कि अनुच्छेद में मौजूद कोई भी उपबंध राज्य को पिछड़े वर्ग हेतु पदों का आरक्षण करने से नहीं रोकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहीं से तो आरक्षण हम बता रहे हैं ना, तो भैया पिछड़े वर्गों के लिए यहां पे आरक्षण प्रणाली भी लागू करी जाएगी, ये यहां पे चौथे सब क्लॉज में बताया। परंतु आरक्षण कोई प्राप्त किया जा सके ऐसा अधिकार नहीं है, यह मात्र राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह आरक्षण 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 ही लागू हो, राज्य पे डिपेंड करता है उसको लगाना है कि नहीं लगाना है, तो इसको हटाया भी जा सकता है। साफ सुथरे अक्षरों का यही मतलब। आरक्षण दो स्थितियों में मिलता है। कब मिलता है? जब वह वर्ग जिसे दिए जाने वाला हो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। ये दो ही आधार हैं, याद रखना। पहला तो ये है कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो समाज से पिछड़े वर्ग में आता हो या शिक्षा के रूप में पिछड़े वर्ग में आता हो। दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो ऐसी स्थिति में। इसके अलावा आप कोई भी आरक्षण नहीं दे सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, शैक्षणिक तौर पे हो, और अगर उसका विशेष प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो तो ही आप आरक्षण दे सकते हो। इसके अलावा आरक्षण की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की है। यहां पे भैया इंदिरा साहनी भारत संघ का एक विवाद हुआ था, जो वाद 1992 में है। इसमें कुछ निर्णय निकले। उस निर्णय के अनुसार अगर बात करें तो जो अनुच्छेद 16 के चौथे सब क्लॉज में आरक्षण का लाभ केवल सेवा में प्रवेश हेतु है, याद रखना है। यहां साफ सुथरी बात है, आप किसी भी जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें प्रवेश करने के लिए ये आरक्षण प्रणाली लागू होती है, उसमें पदोन्नति के लिए नहीं होती। मतलब प्रमोशन के लिए आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमारे प्रमोशन करो, ठीक है। तो अभी बीच में एक चल रहा था, प्रमोशन के लिए भी आरक्षण की बात चल रही थी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सामान्य वर्ग को 50, उसके अलावा जितने भी आरक्षण देने वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आरक्षण के मामले में न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ से वंचित करने का निर्देश देता है। क्रीमी लेयर मतलब क्रीम समझते हो, दूध के ऊपर क्रीम आती, क्रीम अच्छी चीज होती, तो वही चीज है कि पिछड़े वर्ग में जो अच्छे हैं लोग बाग, तो वो क्रीमी वाले कहलाएंगे। तो क्रीमी लेयर के नीचे वाले लोग गरीब लोग, पिछड़े लोग, और ऊपर वाले लोग ठीक ठाक लोग। तो उन लोगों को आपको क्या करना है, उनको आरक्षण नहीं देना है, कोशिश ये करवाना है। समझ रहे हैं? मतलब जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं पा रहा और जिसको नहीं जरूरत उसको मिल रहा है, तो ये चीज नहीं करना है आपको। समझ गए? विशेषज्ञता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विशेषज्ञता मतलब स्पेशलिटी है अगर किसी चीज में, और परम विशेषज्ञता जो क्षेत्र है, स्पेशलिस्ट वाले कोई फील्ड है अगर, तो उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। ये साफ सुथरे तौर पे लिखा है ना। आरक्षण पे आप स्पेशलिस्ट में नहीं जाओगे कि कोई साइंटिस्ट है भैया, उसका इतना पर्टिकुलर इस चीज में वो स्पेशलिस्ट है और आपने उसमें आरक्षण दे दिया तो बेचारा कोई दूसरा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट नहीं है उसको वो सीट पे जाना पड़ा और गुड़ गोबर हो गया। ये नहीं करना है। स्पेशलिस्ट और बहुत ही विशेष स्पेशलिस्ट जो है, स्पेशल स्पेशलिस्ट, इनको क्या करना है आपको, कोई भी किसी भी प्रकार का आरक्षण आप नहीं दे सकते। यदि केवल एक पद नियुक्ति हेतु है, एक पद केवल नियुक्ति हेतु है, तो उस पर भी कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत अच्छे से समझ लो। कोई भी स्पेशलिटी वाली चीजों पे आरक्षण नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर कोई एक ही पद है नियुक्ति के लिए सरकारी, तो उस पर भी कोई आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। सरकार की इस निर्णय से बहुत प्रतिक्रिया भी हुई। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ तो लोग कहे कि लोगों का काम है कहना, तो लोग बाग इस पे गुस्सा होने लगे और क्या प्रतिक्रिया करी। संसद ने 77वां संशोधन किया 1995 में, और ये जो 16वें अनुच्छेद का चौथा सब क्लॉज है उसमें एक और का सब क्लॉज स्थापित कर दिया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति को
पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का अधिकार भी दे दिया, क्योंकि उसमें तो लिखा था कि भैया केवल प्रवेश के लिए है आरक्षण, पदोन्नति के लिए नहीं है। तो इतने यहां पे एक सब क्लॉज जोड़ा का चौथे के अंदर, और उसमें बता दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण होगा पदोन्नति में। दूसरी चीज, तमिलनाडु राज्य है, पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994 आया, जो कि सेवाओं शैक्षणिक संस्थानों में 69%, कितना भैया, जब साफ सुथरे तौर पे बोला था 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण दिया है, जो संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया है, ताकि उसमें कुछ चेंजेस ना किया जाए। 81वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में, और इसको पारित करने पर इसमें फिर एक और क्लॉज 14वें में अभी ए जोड़ा था का अब बा जोड़ा स्थापित कर दिया, जो राज्य को क्या है, यह अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति की खाली सीट है अगर, तो उसको अगले वर्ष में जोड़ दे, फिर चाहे यह 50% की आरक्षण सीमा को तोड़ ही क्यों ना दे। मतलब मध्य प्रदेश शासन ने अगर इस साल कोई भर्ती निकाली और उस भर्ती में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें नहीं भरी, तो वो क्या करेगा, अगले साल इन्हीं सीटों को जोड़ देंगे, और इसके कारण हो सकता है 50% से ज्यादा हो जाए, आरक्षण 70% हो जाए। तो ये यहाँ पे विवाद वाली कोई बात नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा आप कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सारे के सारे चेंजेस स्टार्ट हो गए थे इन सारी चीजों के बाद। चलिए 17वें अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, मतलब छुआछूत खत्म करने की बात कर रहा है। तो भैया यह अस्पृश्यता का निवारण करता है, निवारण करता है, खत्म करता है, और इसका कोई अपवाद नहीं है। यद्यपि संविधान अस्पृश्यता हेतु कोई दंड निर्धारित नहीं करता। ये बड़ी समस्या का बात है भाई, अगर आप दंड दोगे तभी तो लोग डरेंगे, नहीं तो करने में उनको करना है, मना करने से होता है क्या? जहां लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं लोग पेशाब करते हैं, यहाँ थूकना मना है, वहीं थूक देते हैं। तो जब तक दंड की व्यवस्था ना होगी आदमी उसको सीरियसली लेगा नहीं। तो यही एक समस्या हुआ करती थी, जिसके लिए फिर क्या किया गया, संसद ने कुछ कदम उठाए, है ना। और संसद ने कुछ कदम उठाए, क्या कदम उठाए, 1955 में एक अधिनियम बनाया, जिसे 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, 18वां अधिकार। तो उपाधियों के उन्मूलन की बात करता हूं, उपाधियों के अंत की बात करता है। क्या होता है पैसे का, नहीं, क्या होता है उपाधियों का। तो भैया उपाधियों की अगर बात करें तो पहले के समय में आपने देखा होगा राजा महाराजा कैसी कैसी उपाधियां लगाते थे, राजा महाराजा, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य और फलाना डिमाका, इतनी सारी की सारी उपाधियां लगाते थे, और लोग इतना बड़ा बड़ा नाम सुन के अरे भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं। या फिर पहले राजा महाराजा या कोई भी उपाधि लगा दी जाती थी तो आदमी गरीब व्यक्ति तो यही सोचेगा अरे कितना महान व्यक्ति। तो फिर वही ऊंच और नीच वाली बात आ गई कि नहीं आ गई। हमें तो भैया समानता लानी है ना, उद्देश्य क्या है, बराबरी लाने का ना। तो इन्होंने कहा कि भैया ये उपाधि हटाओ, उपाधि हटा दोगे तो बराबरी दिख जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, तो इसके कारण राज्य 18वें पहले सब क्लॉज में, अनुच्छेद 18 के पहले सब क्लॉज में राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों को विधि, विधा और सैन्य सेवा से जुड़ी उपाधियों के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा। पहले देते थे ना, नाइटहुड की उपाधि हो गई, सर की उपाधि हो गई, ये उपाधि सब खत्म, कोई उपाधि नहीं होगी। कौन कौन सी उपाधि दोगी, या तो आप विधा से संबंधित, विधा मतलब आप लगाते हो डॉक्टर साहब, आप लगाते हो इंजीनियर साहब, है ना, सो ये विधा से संबंधित है। या फिर सैन्य, आप लगाते हैं ब्रिगेडियर, जनरल इत्यादि। इनके अलावा कोई उपाधि नहीं दोगे, ठीक है। और भैया राष्ट्रीय पुरस्कार दे सकते हो, जो पुरस्कार कहलाते हैं, जो जनवरी 1954 में स्टार्ट हुए गए थे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से इनको स्थापित किया था। और ये कौन कौन से हैं, ये बहुत सारे हैं, आपको पता होगा। गणतंत्र दिवस पे ये दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये कुछ अवार्ड्स हैं, इनको दिया जा सकता है। ये पुरस्कार मात्र व्यक्तियों को समाज अथवा देश की सेवा पर बिना किसी भेद के प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। समाज में या देश की सेवा करने पर ये अधिकार प्राप्त होते हैं, ये आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, याद रखना है, ठीक है, उपाधि नहीं है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में इस पुरस्कारों की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारों को शैक्षणिक क्षेत्र में रखा।
न्यायालय के अनुसार समानता का यह अर्थ नहीं है कि गुणों की अवहेलना हो। भाई आप में अगर गुण है, आप गुणवान व्यक्ति हैं, तो आपको अवहेलना नहीं किया जा सकता गुणों की, ठीक है। लेकिन पुरस्कार प्राप्त करता इन पुरस्कारों को अपने नाम के साथ जोड़कर इन्हें दुरुपयोग के लिए स्वतंत्र नहीं है। मतलब आप भैया अपने नाम के आगे भारत रत्न आपको इसलिए दिया गया है, क्यों? क्योंकि आपने देश में या समाज में कुछ उच्च काम ही किया होगा, तब तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला है आपको। तो अब ये नहीं कि आप नाम लगा के बेइज्जती करवाओ, समझ रहे? तो ये वो चीज है, समझ गए? चलिए दूसरा क्लॉज जो है 18वें का, वो कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। साफ सुथरी बात है भैया, बिल्कुल नहीं करेगा। मान लो उसको करनी पड़ गई तो तीसरा सब क्लॉज है, यदि कोई विदेशी भी भारत सरकार की सेवा में है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह अनुच्छेद मात्र घोषणात्मकता है, दंडात्मकता का प्रावधान नहीं है। मतलब बाद में राष्ट्रपति महोदय को बता दो कि महोदय हमें लेना है ये पुरस्कार, मतलब उपाधि देने की बात चल रही है, अब चूंकि आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या ही करें। सो वो कहेंगे ठीक है भाई ले लो, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उपयोग नहीं करना भारत में इस उपाधि का, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भाई समानता की बात है ना। सो ये सारे के सारे प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता को पूरक हैं और समानता लाने के लिए बाध्य हैं। और आपको मैं बता दूं कि आजादी के बाद से जब से संविधान लागू है, सो अभी तक इन लगभग 70, 72 और 75 साल अलग अलग ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी समानता आ भी गई है। ऐसा नहीं कह सकता कि पूरी समानता आ गई है, लेकिन हाँ इन अधिकारों से बहुत सारी समानता को बल मिला है और बहुत सारी समानता भारत में लागू हो चुकी है। कुछ बची है जो निकट भविष्य में आपकी लागू हो भी जाएगी। जब तक शिक्षा बढ़ेगी नहीं, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हालांकि बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं और बाकी के लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सभी इस चीज के लिए प्रयासरत है और समानता भारत में जल्द ही लागू होगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों के नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।